नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, क्रिटिसिज्म के बारे में आप बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि क्रिटिसिज्म एलसीटी ये वाली बुक, इसको कराओ, जल्दी से कराओ। मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि मैं कैसे शुरुआत करूं ताकि ये चैप्टर जो बुक है ये समझ में आ जाए। खुद पढ़ना बड़ा आसान है, क्या पकड़ो क्या छोड़ो, वेरी इजी। लेकिन जब दूसरों को आप पढ़ा रहे हो, दिस इज नॉट एज इजी। मुझे अभी भी याद है, ब्लूमफील्ड मैंने MG4 में नहीं पढ़ा था और इस बार भी मैंने नहीं पढ़ा, तो मैं पढ़ा नहीं पाया। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई एज ए स्टूडेंट, लेकिन एज ए टीचर, एज ए ब्रदर, मुझे दिमाग में घूमता है कि ब्लूमफील्ड मुझे जल्दी से तैयार करके डिलीवर करना है। कहीं मतलब कोई साथी चाहता है हमारा दोस्त, तो वो कर पाए उसको एग्जाम में। तो मैं लिटरेचर की जो क्रिटिसिज्म है इसको शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। कोई तैयार नहीं है, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी है किस तरह से बोलना है। थोड़ी भी गलती हो मैनेज कर लेना, क्योंकि कुछ अलग करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज विश मी गुड लक। तो देखिए, अमिताभ बच्चन की मूवी कहूँ ब्रह्मास्त्र को, मैं शाहरुख खान की मूवी कहूँ, मैं रणवीर कपूर की मूवी कहूँ, ठीक है। और रणवीर और रणदीप ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता हूँ, तो इसमें प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। मूवी मैं कम देखता हूँ। ब्रह्मास्त्र मूवी में जो अच्छी चीजें हैं, आप समझिए क्रिटिसिज्म से कैसे जोड़ेंगे इसको, जरूर हटना मत, काम भी आएगी अगर उसका आप मूवी देखने का मन हो तो। क्या अच्छा क्या बुरा। ये मूवी एक एडवेंचरस मूवी कह सकते हो आपको। ये मूवी जो पहले जमाने में होती थी ना, स्टोरी बेस्ड या कुछ और, इस पे ना फोकस करके मेन है VFX, देसी भाषा में समझेंगे जो इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, विजुअल इफेक्ट्स होते हैं, इस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जो हॉलीवुड की मार्वल्स की मूवी होती है, उनके अंदर भी VFX खूब भर भर के दिया जाता है। उनके में बजट भी बहुत बड़ा बड़ा होता है, 1000 करोड़ 800 करोड़, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वो रिलीज होती है और उनकी रीच बहुत ज्यादा होती है। इनफैक्ट अब तो जो हॉलीवुड की मूवी तमिल में, तेलुगु में भी रिलीज होने लग गई। इनफैक्ट हमारी मूवी जो बॉलीवुड वाली, जो जनरली हिंदी बेस्ड है, बड़ी विडम्बना है कि मूवी बेस्ड मूवी है, हिंदी बेस्ड, सारे के सारे जो खलीफा हैं वो बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और तमिल या तेलुगु वेलुगु वाले अपने रीजनल लैंग्वेज में ही बोलते हैं। एनीवे, तो मूवी स्टार्ट होती है। मूवी स्टार्ट में ही शाहरुख खान साहब का कैमियो है इसमें, एक अच्छा काम है, वो तो शाहरुख खान जी है। उसके बाद आप शाहरुख खान को देख के आपका दिमाग खराब हो जाएगा, शाहरुख खान कैसे आ गए इसमें, इसमें तो शाहरुख खान की कोई बात ही नहीं थी, कपूर साहब की बात थी। और उसके बाद आपको एक सरप्राइज मिलेगा, नागार्जुन सुपरस्टार हैं। नागार्जुन का आज भी वो गाना बड़ा अच्छा लगता है, और वो नागार्जुन के लिए वो कहते ना कि उनकी जिंदगी का जुड़ जाना किसी सॉन्ग को, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, वो इतना प्यारा है पूजा भट्ट का। मुझे पूजा भट्ट का कभी कोई ज्यादा इतनी चीजें अच्छी नहीं लगी। एक कुछ गाने पूजा भट्ट के मुझे बहुत अच्छे लगे, पूजा भट्ट जी के, तो उसमें एक गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा, समझना इसको अभी। और नागार्जुन ऐसे लगे जैसे उस दिन थे, आज भी ऐसे लग रहे, उतने ही जवान। बहुत अच्छी मूवी है। गली में आज चांद निकला, मुझे नाम याद नहीं है, और पूजा भट्ट जी की, अजय देवगन जी की, नागार्जुन की। हिंदू मुस्लिम के राइट्स पे ये मूवी है। जिसने नहीं देखी, लिटरेचर के साथियों को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि लिटरेचर इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं, उनको पूछा जाता है, वो लिखते हैं, तो बहुत जरूरी है ये मूवी, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अचानक से फिर इसमें अमिताभ बच्चन जी की एंट्री होती है, सरप्राइज टेस्ट। अमिताभ बच्चन जी कहाँ से आ गए, और उनकी तो, और जो वो बता रहे हैं शुरू में, तो वो अपनी वॉइस दे रहे हैं, जब वो उसको ऑरेट कर रहे हैं, चीज़ों को बता रहे हैं, तो वो अपनी स्पीच दे रहे हैं, वॉइस दे रहे हैं। और फिर उसमें एंट्री होती है विलन्स की। उसमें जो रॉय है, आई थिंक, उनका नाम मुझे नहीं पता, उनका नाम जो जो हीरोइन है, जो एक्टर, जो मतलब हीरोइन तो नहीं कहूँगा, जो विलन है, मेन बन गई है वो, तो एक्चुअली वो विलन भी नहीं है, वो किसी के अंडर काम कर रही हैं। बोनी राय, मोनिका रॉय, आई डोंट नो नेम, फुल नेम, मे बी आई एम रॉन्ग। तो उसमें ये दिखाया गया है कि कोई पर्सन है, उसको शक्ति चाहिए, और ब्रह्मास्त्र का जो टुकड़ा है वो टुकड़ा गोल गोल सा बना दिया, उस टुकड़े को जोड़ना, 3 पार्ट है उसके, जोड़ दोगे तो जो पावर है वो एक पर्सन पे चली जाएगी। उस पर्सन का चेहरा नहीं दिखाया, उसका बस एक इमेज बनाई, और ये इमेज एक इंस्पायर्ड कह सकता हूँ कि अभी एक फिशरमैन, एक हॉलीवुड की मूवी है, उसमें मुझे नहीं पता नाम उसका, उससे जुड़ी हुई चीजें हैं। और अभी मार्वल्स की अभी वो जादूगर वगैरह की सॉरी डॉक्टर की मूवी है, उसके कुछ इफेक्ट्स यूज किए हैं, तो इन्होंने वहां से भी कुछ चीजें सीखी हैं। कॉपी करिए मैं नहीं बोलूँगा, सीखी। आप सीख के तो कॉपी करते हो, या कॉपी करके सीखते हो, ऐसा तो नहीं होता। आप सीखते हो, डिलीवर करते हो। मैं भी बहुत सारी चीजें सीखता हूँ, आप भी सीखते हैं, तो इसमें यही है। और लास्ट में जाके जो रणवीर कपूर का काम है, वो आपको पता, जब इतने इतने बड़े महारत हासिल कर लेंगे लोग, तो इतने जब लोग महारथी आपके सामने होते हैं, महारत हासिल कर लेते हैं, तो उनके सामने एक्टिंग करना
इट इज़ नॉट ए ईजी टास्क। भट्ट जो है, ठीक है, आलिया भट्ट का काम साइड में, जितना उनको आता है उन्होंने वैसे ही किया है, क्योंकि आलिया भट्ट मासूम है तो उसको वही सॉफ्ट सा काम दिया हुआ है। बाकी इसमें अमिताभ बच्चन जी की तो जो एंट्री है वो ज़बरदस्त है, उसमें मज़ा आता है। विजुअल इफेक्ट्स भर भर के दिए, और बहुत सारी चीज़ों में कमियां हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छाइयाँ हैं। कमियां यही है कि जिस तरह हमारे ब्रह्मा जी का नाम ले रहे हैं तो उस हिसाब से हमें जो चाहिए एकदम अस्त्र बहुत सॉलिड चाहिए। लास्ट में फाइनल एंट्री होती है, जब वो चीज़ें जुड़ जाती हैं तो जितना उन्होंने देने की कोशिश करी उससे भी और बेटर दिया जा सकता था। ये चीज़ें हो सकती हैं, और क्योंकि हिंदुत्व को जोड़ रहे हो आप, तो थोड़ा सा आप सोच रहे हो खाली हिंदू कह के आप पिक्चर को हिट कर लोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर आपको काम भी करना चाहिए। कोई नहीं है, अच्छी बात यह है कि उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, इतना अच्छा पैसा लगाया, 11 साल लगा दिए मुखर्जी साहब ने इस फिल्म को बनाने के लिए। और जब आप देखते हो तो लगता है कि हाँ, काफ़ी बॉलीवुड से हॉलीवुड से टक्कर की कोशिश की गई है, खूब भर भर के VFX दिए गए, पैसा खूब लगाया गया है, और ऐसे ऐसे करेक्टर्स को यूज़ किया गया है या लिया गया ताकि अच्छी मूवी बने। उसमें जो मेन विलन है भीम बने थे शायद, वो एक सीरियल में वो भी यूज़ किया गया है। अब इसका दूसरा पार्ट आएगा, हो सकता है उसमें हमें बेटर देखने को कुछ मिले। तो मेरे फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, मूवी के रिव्यू करने के पीछे मेरा एक रीज़न था कि अब आपने देखा कि मैं एक मूवी को रिव्यू कर रहा हूँ, मतलब एक पोएम को रिव्यू कर रहा हूँ, मतलब एक लिटरेचर कोई काम उसको मैं रिव्यू कर रहा हूँ। रिव्यू करके मैं चीज़ों को सीखूंगा, तब जाके मैं किसी के बारे में बता पाऊंगा। क्रिटिसिज्म का मतलब यही नहीं होता कि वो सिर्फ बुराइयां ही करे, साफ साफ लिखा हुआ है किताब के अंदर, ठीक है। और कुछ लोग ये समझ लेते हैं क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ बुराइयां करना। किताब के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, दिस टू इज वन ऑफ दोज ऑकवर्ड क्वेश्चंस अबाउट विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेन समवन आस्क्स यू वेदर यू लाइक ए पर्टिकुलर बुक। कोई अगर आपसे पूछता है कि आपको कोई किताब पसंद है, अ नॉवल, अ शॉर्ट स्टोरी, एंड यू से यस और नो, यू आर नाउ द थ्रेशोल्ड ऑफ लिटरेरी जो क्रिटिसिज्म है, आप उसके बिल्कुल दोहराए पे खड़े हो। जो क्रिटिसिज्म वाले भी देते हो यही कहते हैं, भाई तुम्हें कोई चीज पसंद है, नहीं पसंद है, तो आप हाँ बोलते हो ना बोलते हो, लेकिन इसके पीछे रीजन भी होता है। वो ये कह रहे हैं, व्हेन शी ही आस्क्स यू व्हाई एंड देन यू अटेम्प्ट एन आंसर ट्राइंग टू रेशनलाइज योर परसेप्शन। जब आप अपने रीजन से रेशनलाइज करते हो, चीजों को सपोर्ट में बोलते हो या नेगेटिव में बोलते हो, तो आप भी एक क्रिटिक हो। क्रिटिक का मतलब यही नहीं होता कि हमेशा बुराइयां दे बुराइयां दे बुराइयां, नो नो नो। और ये पेज नंबर 6 में से पढ़ रहा हूँ, मैं कहीं से अलग नहीं पढ़ रहा, ठीक है। बुक को भी पढ़ लिया कीजिए, बुक में भी काफी कुछ मिलता है, सही दिख रहा है, नहीं तो अपना बस बुक को भी देख लेना, ठीक है। ये कह रहा है, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग लिटरेरी एक्सपीरियंस इवन व्हेन नॉट आर्टिकुलेटेड कैन बी लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जब उसको हम आर्टिकुलेट नहीं करते, कैन बी, वो भी एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। नाउ दिस कैन बी एन अमेच्योरनेस रिस्पॉन्स, मतलब जब आपने किसी की चीज के बारे में पूछा गया, एक जनरल बता रहा हूँ, और आपने बस बोल दिया हाँ जी ऐसे है वैसे, आपको पता कुछ नहीं है। मूवी को दिखाने के पीछे, बताने के पीछे मेरा बस यही रीजन था कि मैंने मूवी का रिव्यू दे रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए स्क्रीन प्ले, प्लॉट, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, VFX और ब्रह्मा, ये वो, तब जाके आप एक क्रिटिक अच्छे बनते हो। तब लोग रिस्पेक्ट देते हैं आपको कि हाँ उसने अगर अच्छे स्टार दे दिए क्योंकि उससे बहुत नॉलेज है, उसका काम वो ऐसे बैठा हुआ है, हाँ जी। पर असल में मुझे देखता हूँ ना, मुझे क्रिटिसिज्म एक नंबर के बेवकूफ़ लगते हैं। मतलब मुझे मैं ये सोचता हूँ कि यार इन्हें क्यों, ये कोई काम है, हम मेहनत कर रहे हैं मुंह उठा के, तुम बस उस पर रिव्यू दे रहे हो यार, ऐसे कैसे, तुम कुछ तो करते हो नहीं। मेरी ये सोच रही है हमेशा से। जैसे कि टेस्टर होते हैं ना, जो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, तो सॉफ्टवेयर बेचारा सॉफ्टवेयर बनाता रहता है, टेस्टर से टेस्ट करते हैं, ये काम हो रहा है, ये काम सही नहीं हो रहा। शुरू में मेरा ये कहना था यार ये फ्री का सैलरी ले लें, लेकिन अच्छे पैसे मिलते हैं, 1 लाख प्लस लाख। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर बना के छोड़ देता है वो बंदा। अब सारा काम टेस्टर पे आता है कि अगर जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, अगर टेस्टर ने सही तरीके से नहीं उसको फॉलो करके बता पाए, ये यहाँ बोला था, यहाँ आपने ये कर दिया, ये कर दिया, ये गलती है, तो क्लाइंट टेस्टर को पकड़ता है, भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम किसी के पैसा ले रहे हो। तो टेस्टर पे लगता है कि आसान काम है, लेकिन जिम्मेदारी पूरी होती है, क्योंकि व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग यू कैन skip many things. I don't know the reason behind that, but you can skip many things. But when a tester testing on a work that designed or created by you, he can't ignore those things. He can't let you free. Okay, जिसको कोई नहीं चलने दो, लेकिन क्लाइंट तो पूछेगा ना। तो क्रिटिसिज्म की भी यही कहानी, जो क्रिटिक्स होते हैं वो पूरी चीजें देखते हैं, बताते हैं, अपनी कहानी बताते हैं। जैसे एक नाम सुना होगा आपने, एरिस्टोटल।
तो मैं क्योंकि साइंस का हूँ तो बहुत सारे साथी होते हैं हमारे लिटरेरी के जो पढ़ रहे हैं वो साइंस के हैं, तो उन्हें नहीं पता एरिस्टोटल प्लेटो है ना, वो कहते हैं यार ये क्या पता है। तो एरिस्टोटल पोयम के एक बड़े खलीफा थे, आप ये समझ लो देसी भाषा में, मतलब ये जो 2,000-5,000 साल के बाद ही आए सारे, जितने भी आप नाम सुनते हो ना, ये बड़े लोग, वो बड़े एरिस्टोटल वगैरह, ग्रीक, रोम, ये सब पहले तो यही थे ना, एथेंस वगैरह यही लोग थे। और मैं आपको बताने वाला भी हूँ कि एंग्लो, अब जो पीरियड्स बताऊंगा ना, एंग्लो सेक्सन पीरियड, इसके अंदर जो एंग्लो थे, सेक्सन थे, कैसे ब्रिटेन में इन्होंने कब्जा किया, किस तरीके से ये स्पेंसर की दुनिया आई, कैसे जो पहला पोयम था क्या नाम था उसका, ब्यूलफ गल्फ, ऐसे कुछ नाम मैं समझ चाहूंगा, मैं भूल गया, पढ़ रहा हूँ ना आजकल, पहले तो पढ़ता था, अब रटना पड़ रहा है, पता ही कुछ नहीं था पहले क्या पढ़ना होता, बस कर दिया अब। लेकिन अब जब सब पढ़ा रहे हैं तो मेहनत कर रहे हैं, आपको बहुत बेहतर चीज़ें मिलने वाली, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बन रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है। अब जब आएगा तो चीज़ें बेहतर तरीके से आएंगे, ऐसे नहीं कुछ भी आ जाएगा। तो उसमें फिर उसके बाद हमारे जो सबसे जो हमारा पहला ही जो पोएम का पहले चैप्टर में जो पहले ही है कौन है, जॉफरी चौसर, उसमें फिर वो होता है कि भाई चौसर कौन सा पोएम है, पोएट ऐसे बन गए, वो तो काम करते थे सरकार के साथ थे, पर उन्होंने धीरे धीरे जब वो इटली भेज दिए, वहाँ पे उन्होंने कुछ लिखा, तो उनके सारे काम इतने हिट नहीं हुए जितना का जितना कैंटरबरी टेल हुआ। भाई जहाँ वो रहते थे उनके पास में एक इन था, मतलब एक कहते ना कि एक तरीके का जो विश्रामालय जैसा बोलते नहीं है, ये धर्मशाला टाइप से जो होती है, धर्मशाला जो होती है जहाँ पे लोग बैठते हैं, मतलब रेस्ट करते हैं, उसके बाद रेस्ट करके फिर जाते हैं। भाई समुंदर है पास में, लोग रेस्ट करेंगे, एक उसको बोलते हैं ना सराय टाइप से, सराय होती है, धर्मशाला होती है, रेस्ट रूम होता है, लाइक दैट। तो वहां पर कुछ लोग इनके सामने बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, बस उन्होंने वहां से उठा लिया कंसेप्ट को, और फिर उन्होंने उस द प्रोलॉग के अंदर ये तो पता है कि भाई नाइट है, वहाँ पे नाइट भी बैठा हुआ है, वहाँ पे मॉन्क भी है, वहाँ पे एक लेडी भी है, ठीक है। तो उन्होंने सारा का सारा वो मैं सब बता चुका हूँ, लेकिन कंसेप्ट अब बता रहा हूँ, उन सबका उठाया और उन्होंने बता दिया। अब सपोज करो आपको उनकी पोएम के में क्रिटिसिज्म करना है, उनकी पोएम को उठाना है, तो बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एरिस्टोटल पे वापस आता हूँ वरना भटक जाऊंगा मैं टॉपिक से। एरिस्टोटल के अपने अलग रूल थे, वो कहते थे भाई पोएम के अंदर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। वो बैठे हुए हाँ जी लाओ हम देखेंगे तुम्हारी पोएम कैसी है, क्योंकि लोग उनकी जो चीजों को महसूस करते थे। तो एरिस्टोटल कहते थे, जैसे कि और चीजों में बोला है, ट्रेजिडी पे भी उन्होंने बोला कि ट्रेजिडी तो ट्रेजिडी रहनी चाहिए, उसके अंदर शेक्सपियर क्या करते थे, वो तो अपनी दुनिया में मस्त थे, वो कुछ भी गुजर देते थे। लेकिन व्हेन यू आर जजिंग, मतलब शेक्सपियर का काम को अगर आप जज करोगे, तो आप अगर एरिस्टोटल की नज़र से आप करोगे तो आप तो यही देखोगे कि यार ये तो गलत बात है, क्योंकि ट्रेजिडी तो ट्रेजिडी होनी चाहिए, कॉमेडी तो कॉमेडी होनी चाहिए। डजंट मैटर कि 3 घंटे कोई बोर हो रहा है। अमिताभ बच्चन का आपको पता है ना कि कॉमेडी लायक अमिताभ बच्चन थे, पहले तो कॉमेडियन करते थे, पर अमिताभ बच्चन एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने हीरो बन के कॉमेडी करी, वो चीज़ क्लिक करके उसके बाद बहुत से लोगों ने करी, आपको गोविंदा ने तो भर भर के की, ठीक है ना। तो ये क्रिटिसिज्म होता है कि आपको पता हो कि आप क्या और किसकी कर रहे हो, कुछ भी आप क्रिटिस नहीं कर सकते। तो इस पूरी कहानी में क्रिटिसिज्म में यही कंसेप्ट है, इंट्रोडक्शन है, क्लासिक क्रिटिसिज्म अलग है, रोमांटिक अलग है, देखिए उसके बाद न्यू क्रिटिसिज्म अलग है, मार्क्सिस्ट का क्रिटिसिज्म अलग है, फेमिनिस्ट थ्योरीज अलग हैं, बाकी बहुत सारी हैं, कॉन्टेम्परेरी लिटरेचर थ्योरी, बहुत कुछ है। तो क्रिटिसिज्म वैसा नहीं है कि बस ये है, उसको समझना है। क्रिटिसिज्म जैसे आप उसको समझ लोगे तो आप पोएम को, ड्रामा को, फिक्शन, नॉन फिक्शन, डिक्शन, ये सबको आपको समझ में आ जाएगा। बुराई आप जब भी तो करोगे जब आपको उस चीज़ की नॉलेज हो। भाई शेक्सपियर ने जो है कैसे ड्रामा बनाया, उसमें क्या गलतियां की, क्या बेहतर हो सकता था, हिट हुए तो शेक्सपियर क्यों हिट हुए, जबकि सबको पता उन्होंने कॉपी मारी है। हाँ, ये आपको नहीं पता तो शेक्सपियर के बहुत सारे जो नाटक थे वो अपने एंशिएंट टाइम के, रोम के टाइम से उन्होंने अपना कंसेप्ट को उठाया था, लेकिन उन्होंने मसाला लगा कर, फ्लेवर डाल कर रिमिक्स बनाया और लोगों को कुछ चीज़ें दी और मज़ा आ गया। लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं उठा के पूरे के पूरे तरीके से चीज़ें ले दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल पल पल दिल के पास गाना, मैं उसको रिमिक्स बना रहा हूँ, तो आइडिया आ गया किसी के पास। जैसे आज मेरे पास आइडिया आएगा, मैं बच्चों को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को इस तरीके से दोस्तों को बताऊंगा, ताकि दोस्तों को क्रिटिसिज्म के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन मिल जाए, उनको मतलब जुड़ाव मिले, कनेक्शन मिले, मजा आने लगे, है ना। बाकी पढ़ तो लेंगे ही, अगर एक बार कनेक्शन बन गया तो मजा आ जाएगा। किताब में सिंपल है, अब आप किताब कभी उठाई नहीं, उठा के देखोगे तो आपको अब कनेक्शन मिलेगा कि कोई क्रिटिसिज्म है क्या। बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। एरिस्टोटल, प्लूटो, ये सारी चीजें जब आप समझ जाओगे, उनके बारे में पढ़ोगे, आखिर ये कहते क्या थे। होता ना हमारे में जो कहते ना कि भाई फूफा जी नाराज हो गए, क्यों नाराज हो गए, फूफा जी बताएंगे मुझे पूछा नहीं, मुझे ये नहीं किया, मुझे वो नहीं किया। एक रीजन है, हर बात के पीछे एक रीजन है, लॉजिक है। और क्रिटिसिज्म को पोएट्री ने या किसी ने ना नकारा नहीं सिरे से, जो अच्छे लोग हैं, लाइक कि यूट्यूब पर के भी क्रिटिसिज्म, मतलब वो रिव्यू देते हैं मूवीज का, तो लोग उन्हें सीरियसली लेते नहीं है।
ज़्यादातर जो यूट्यूब पे जो रिव्यू देते हैं मूवीज़ पे, वो बस एक नॉर्मल लोग हैं, हम जैसे आप जैसे, वो बस थोड़ा बहुत अपने आम इंसान के तरीके से बता देते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता कि कहाँ किस तरह से मूवी का प्लॉट है, क्या क्लाइमैक्स है, क्या स्क्रीन प्ले है, उन्हें नॉलेज ही नहीं है। अब जैसे आपको आप भी रिव्यू देना शुरू कर दो, सोचूंगा मैं ज़रूर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, नो डाउट। और एक अच्छी चीज़ जानी चाहिए लोगों के बीच, क्योंकि मैं, आपको पता है म्यूज़िक का भी हूँ, म्यूज़िक के भी रिव्यूज़ लोग पूछ रहे हैं मुझसे, तो बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैं तो बता देता हूँ, क्योंकि मैं मूवीज़ कभी कभी देख लेता हूँ। अभी मैंने पीछे डेली क्राइम्स देखी थी, डेली क्राइम्स मुझे बहुत अच्छा लगा। और खासकर डेली क्राइम्स के अंदर एक पर्टिकुलर जनजाति के ऊपर आप कमेंट कर रहे हो और उसको फंसा रहे हो, ये बहुत होता है। यही मूवी जय भीम थी, जो भीम आई थी, उसके अंदर भी ये था कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप टारगेट बना रहे हो, ठीक है। तो ये कभी नहीं होना चाहिए। आप किसी को अगर आप इस तरह से बनाओगे तो फिर उनके अंदर रिबेलियन चीजें जागेंगी और वो विद्रोह कर देंगे। यही हुआ जब एंग्लो सेक्सन और जब ब्रिटेन हार गया, है ना, तो ब्रिटेन में एक वक्त ऐसा आया जो एडवर्ड थर्ड के टाइम पे कोई विद्रोह हुआ, 100 साल का युद्ध चला, आपको पता ही है, ठीक है। फ्रांस वगैरह से भी युद्ध हुआ, जीते, और फिर एक नई दुनिया जागी, ठीक है। फिर इंग्लैंड फिर दुनिया भर में छा गया। तो अगर किसी को जब सताओगे, परेशान करोगे, तो विद्रोह तो होगा ही ना। तो इसलिए आप ये बात जब कह पाओगे जब आपके पास नॉलेज हो। यहाँ पर आप कैसे एक भाषण दोगे, आप किस टॉपिक पर कैसे बोलोगे, आपको कुछ पता होता तो है नहीं। तो क्रिटिसिज्म का मतलब भी बेसिकली ये कि आप किसी भी चीज़ के बारे में बोल रहे हो तो आपको उसके इन्स एंड आउट्स पूरी डिटेल पता हो। अब मैं आपको बोल रहा हूँ हाँ गाना कैसा लगा, अच्छा लगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलता, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है आलिया, कर दी है हुस्न की तिजोरी खाली, लाइक दैट। उसमें एक मात्रा हटा कर उन्होंने ऑफ साइड से लिया, ऑफ बीट मारा। ये जब आप बता पाओ क्यों अच्छा लग रहा है, कौन सा राग यूज हुआ है, कौन से इसके बोल के, कौन से तिजोरी वर्ड यूज किया गया है, हुस्न की कर दी खाली तिजोरियां, क्यों हिट हुआ है गाना, क्यों अभी इसके जो ये जो हमारे सिंगर हैं अरिजीत क्यों पसंद किए जाते हैं। जब तक कि आपको नॉलेज नहीं है आप नहीं बता सकते, आप नहीं कह सकते। आप कोई बंदा कह रहा है अरिजीत जो ना मिक्का जैसा गाने लगा, आपको नॉलेज ही नहीं है, फिर मिक्का की गायकी और अरिजीत को फिर आप समझते नहीं हो, बिकॉज आपने सीखा ही नहीं है। आप बोलते हो किसी की ना गला बहुत अच्छा है, दिस इज नॉट अबाउट द गला, दिस इज ऑल अबाउट द वे ऑफ सिंगिंग, हाउ यू टैकल द क्लासिकल नोट्स, तो कितना आपने सीखा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये सब चीज़ें क्रिटिसिज्म में आती है। मुझे पूरी उम्मीद है क्रिटिसिज्म भर भर के मैंने आपको समझा दिया, ओवरडोज हो गई होगी, तो अब आप आराम से पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, मज़ा आने वाला है, ठीक है। कुछ कमी रहेगी हो तो माफ़ कर देना, अब चारा भी कुछ नहीं है, बड़ा भाई छोटा भाई मान के, ठीक है, पर भाई हूँ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ेंगे, नई नई वीडियोज़ आते रहेंगे, बाय, टेक केयर। और हाँ, थोड़ा 2-3 तरीके से और चीज़ें बदल रहा हूँ, तो उसमें अंदर और मज़ा आएगा, मुझे बताइएगा, तो बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत अच्छा है। रसा, अलंकारा, बहुत मज़ा आएगा, मतलब ऐसा लगता श्रुति, ये सब चीज़ें तो मतलब शायद मैंने इसलिए कर ली कि म्यूज़िक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मुझे नॉलेज है, तो म्यूज़िक की चीज़ें भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, तो लोगों को और इन्जॉय आता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो मैं इस नोट के साथ बस बंद कर रहा हूँ। देवा देवा, ये बड़ा अच्छा बीच बीच में ये देवा देवा लगाया ना उसमें, तो ये और दिल को छूता है। देवा देवा देव, देवा देवा देव दे, ऐसे कुछ है, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और हाँ लिखते रहिए, जो भी चीज़ आप लिखिए, लिखने से क्या होगा, आपकी हैंड राइटिंग भी सुधरेगी और आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी। बाय बाय, टेक केयर।